तो गाइस, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की सिचुएशन पे पूरे देश को एड्रेस किया, जिसमें हम कुछ आपको मेन पॉइंट्स बताएंगे और कुछ हाइलाइट्स बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला। वैसे तो आप जानते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बोलने का अंदाज ही काफी डिफरेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी थी वो एकदम एक कहानी की तरह थी, संघर्ष की कहानी की तरह, ताकि जो एक आदमी है, जो ऐसा व्यूअर है, वो उनके इमोशंस में बह जाए। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट अपने भाषण की शुरुआत ही कुछ ऐसे की थी कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, ये संघर्ष से लड़ रहा है, एक कहानी की तरह। दूसरे पॉइंट में वो ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें दुख का अंदाजा है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। कोरोना की वजह से पिछले एक साल में लगभग 2 लाख लोगों की डेथ हुई है। ये जो 2 लाख है, ये डाटा ऑन पेपर्स है, ऑन रिकॉर्ड्स है। ऑफ रिकॉर्ड्स रियलिटी में ये डाटा कितना है किसी को भी नहीं पता। एक्चुअली में जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है वो कुछ और डाटा प्रोवाइड करती है कि इतने लोग मरे, लेकिन जब क्रिमिटोरियम पे जो कोविड के स्पेशल क्रिमिटोरियम्स बनाए, रातों में जब मीडिया हाउसेस के लोग जाके चेक करते, चोरी छुपे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो पता चला कई गुना ज्यादा लाशें जल रही होती हैं। ये तो सिर्फ हिंदुओं की बात की, बाकी धर्मों का तो आंकड़ा आप सोच भी नहीं सकते अगर सबको कंबाइन कर देंगे तो। प्रधानमंत्री को मौत का दुख है। खैर, इस बारे में तो मैं कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एवरीबडी नोज कि जब पूरा देश संकट में है, जब पूरे देश में हर जगह कब्रिस्तान और शमशान बन गया, पूरा देश जल रहा है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस पूरे देश को छोड़ के बंगाल और बांग्लादेश में घूम रहे हैं सिर्फ इलेक्शन से। मतलब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और जो हमारे सारे केंद्र मंत्री, हमारे सारे नेता हैं, वो सिर्फ ममता दीदी से लड़ रहे हैं। देश कुछ भी नहीं है इलेक्शन के सामने। खैर, इसी टॉपिक पे जो नकुल मेहता, उन्होंने एक पोयम सुनाई। उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इंतहा ही न थी। वो ऊंचे से ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। खुदा कहलाने का शौक था जिसे मरघट का मसीहा बन के रह गया। तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा, फिर शुरू कर देगा भाषण ये सोच कर, कोई ना कोई मुर्दा तो जरूर सुनने आएगा। जिसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा? शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? ऐसा ना समझो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं या तुम्हारे जिंदा रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो। देख लेना मियां, जिंदों की तो क्या ही कहो, वो बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट डलवाएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते तो उन्होंने अपनी स्पीच में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, फोर्सेस और जितनी भी अथॉरिटीज तो उनको थैंक्स किया। चौथे पार्ट में उन्होंने ऑक्सीजन का पॉइंट उठाया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऑक्सीजन में बहुत कमी है देश की। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात सुनोगे तो उन्होंने हर चीज में ये कहा था हम लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं पेश किया आपके सामने कि हमारे देश में कितनी मौतें हो चुकी है, हमारे देश में किन किन चीजों की कमी है, हमारे यहाँ दवाइयों की कमी है, वैक्सीनेशंस की कमी है, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स कर चुका है। उन्होंने कहा कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑक्सीजन उचित मात्रा में प्रोवाइड की जाएगी। खैर, ये हमने देखा था कोविड के जो सबसे ज्यादा केसेस है वो बच्चा जानते हैं महाराष्ट्र में है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र से ज्यादा जो वैक्सीनेशन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को मिलती है। बहुत से लोगों ने ये तक आरोप लगाया कि जो प्रधानमंत्री वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स को ही सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं और नॉन बीजेपी स्टेट्स को उन सुविधाओं से लिमिटेड रखते हैं। कि महाराष्ट्र को कुल 17 लाख वैक्सीन मिली थी, लेकिन 44 लाख वैक्सीन यूपी को मिली थी जब 3.5 करोड़ वैक्सीन का कोटा बांटा गया था। साल में 2 लाख के लगभग मौत हो चुकी है हमारे देश में कोरोना के कारण। मतलब एक अनुमान लगाए तो ये है कि हर 30 सेकंड में एक आदमी ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड, रियलिटी में डाटा कितना पता नहीं, 30 सेकंड में हर आदमी कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें, मोदी जी के खुद एक नेता थे, उन्होंने कुछ फोटोज के लिए कि फोटो खिंचाने के लिए ऑक्सीजन के टैंक को रोक के रखा, जिस वजह से वो ऑक्सीजन टैंक 2 घंटे लेट हुआ। चलो हम मान लेते 2 घंटे लेट हुआ, उसके बाद वो टाइम पे पहुंच गया, बस 2 घंटे ही लेट हुआ।
लेकिन उन 2 घंटों में आप सोच सकते हो कि कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी। एक और मंत्री थे, कोई नेता नहीं थे, कोई विधायक नहीं थे, कोई सांसद नहीं थे, बल्कि ये मंत्री थे। उन्होंने ये कहा था कि लोग तो मरेंगे। अजय सिंह ने भी एक और बात कही थी, जिस जनता ने आपको लाइन लगाकर वोट दिया, वो जनता आज शमशान पे लाइन लगाए हुए है। और आप तो कहते थे ना प्रधानमंत्री जी, गांव गांव में शमशान होना चाहिए। वाह रे प्रधानमंत्री जी, आपका सपना पूरा हो गया। आपका सपना गांव गांव में अस्पताल बनाने का नहीं था प्रधानमंत्री जी। आपका सपना गांव गांव में राहत पहुंचाने का नहीं था। आपका सपना गांव गांव में गांव की जनता को स्कूल और अस्पताल नहीं, गांव की जनता को शमशान देने का था। वो सपना पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री जी। एक अच्छी बात भी बताऊंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने 3000 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट और 1700 करोड़ भारत बायोटेक को भी दे दिए, जिस वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जो वैक्सीन की कमी है वो शायद से ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने जो 3000 करोड़ रुपए थे वो आज नहीं मांगे थे, वो कुछ महीनों पहले मांगे थे। लेकिन तब तो हम लोग पॉलिटिक्स में बहुत व्यस्त थे, पूरे दुनिया को बेचने में इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ के लोग वैक्सीन की कमी से मर रहे हो, ये पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। जो इन्हीं के मंत्री थे, किसी ने कही कि मिट्टी लगाओ तो किसी ने कही पापड़ खाओ, किसी ने कही गौमूत्र, और कोई बिजनेस ही कर रहा था कोरोनिल के लिए। हम सभी जानते हैं कि इंडिया इकलौता ऐसा देश था कि जब हम कुछ 100 या 1000 थे तब हमने लॉकडाउन लगा दिया था, और जब हम लाखों में थे तब हमने लॉकडाउन हटाया। इस वक्त हम करोड़ों के माइलस्टोन से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके हैं। उसी के साथ साथ इंडिया इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 3 लाख को हम टच करने वाले 3 लाख पर डे केस निकाल रहा है। यार मोदी जी ने अपने अगले पॉइंट में एक अच्छी बात भी कही, लाइफ और इकोनॉमी की बात कही कि सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, कि लाइफ भी जरूरी और इकोनॉमी को भी, दोनों चीजों को हमें बचाना। उन्होंने कही कि जरूरतमंदों की मदद करो। लेकिन मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड का कोई जिक्र नहीं किया कि पीएम केयर्स फंड के पैसों का यूज कब होगा। एक और अच्छी चीज की, उन्होंने जो वैक्सीनेशन की एज थी वो 45 से घटा के 18 कर दी गई है। लेकिन लॉकडाउन में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ी। उन्होंने ये कहा अपने भाषण में कि फर्स्ट वेव थी तो देखिए हमारे पास पीपी सूट नहीं था, हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, हमारी फार्मा कंपनी इतनी तेजी से प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, हेल्थ केयर सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। लेकिन सेकेंड वेव में हम सारी चीज़ें कितनी सीख गए हैं या हमने कितनी सारी चीज़ें अपग्रेड की है। अब मुझे नहीं पता वो रियलिटी जानते हैं कि नहीं, कि अभी भी लोग मर रहे हैं। इवन लोग ये तक कह रहे हैं कि मेरे पिता को आप इंजेक्शन देकर ही मार दो, या तो बैठ दो या इंजेक्शन दे के ही मार दो। मैंने अपने भाषण में ये जिक्र किया कि लॉकडाउन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, और ये भी कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो ये शायद से नहीं जानते कि बहुत सी स्टेट्स अपने लास्ट ऑप्शन ही झेल रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करें तो इनके बेड्स फुल हो चुके हैं, आईसीयू फुल हो चुका है। खुशबू है गुजरात की, गुजरात मॉडल जो इतना फेमस था, गुजरात में सड़कों पे पेशेंट्स अपना इलाज करा रहे हैं। गुजरात में सड़कों पे तो लोग यूं ही पड़े हैं कि उन्हें इलाज कराने के लिए जो एम्बुलेंस है वो भी भरी है। गुजरात के कई इंपॉर्टेंट पीपल्स तक अपनी जान गंवा चुके हैं। काफ़ी स्टेट्स लॉकडाउन इम्पोज कर रही है, उस वक्त नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि नहीं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। मतलब उनकी पॉलिटिक्स नहीं छूट रही है। हालांकि ये बात अलग है कि बीजेपी की खुद की स्टेट्स में, कई सारी स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उन्हीं के एक मंत्री ये भी कहते हैं कि नहीं मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अपने ही भाषण के अंत में ये भी कहा कि जो लोकल है वो कमिटी बनाए, और उन्होंने एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जिक्र किया। अगर आप डिटेल में इस वर्ड पे रिसर्च करोगे तो आप समझ जाओगे इनडायरेक्टली वो भी लॉकडाउन की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया था माइग्रेंट वर्कर्स का। उन्होंने कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो माइग्रेंट वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में ले, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स के मुंह पे बोल रहे हैं कि हमें भरोसा है ही नहीं मोदी पे। सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट से, हमें दोनों गवर्नमेंट्स में से किसी पे भरोसा है नहीं। 5 राज्यों में तो पूरे जनरल इलेक्शन है और कई सारे राज्यों में सीट्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ सीट्स पे, और कई सारे राज्यों में पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं जैसे यूपी जैसे, जिस वजह से जो कोरोना संक्रमण में एक बूस्ट अप बहुत तेजी से हुआ है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने अपनी रैली
जिस वक्त ये शूट हो रही है अपनी रैलीज को बंद कर दिया कि अब वो कोई रैली नहीं करेंगे कोरोना के चलते। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है उनकी अभी अगली रैली कल ही है। और ऐसे ही एक्शंस के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर्स पे काफी ट्रेंड चल रहे हैं और ये कोई एक या दो नहीं, कोई साइबर सेल और आईटी सेल भी इसको हैंडल नहीं कर पा रहा। कई सारे ट्रेंड्स जैसे कि रिजाइन मोदी, मौत का सौदागर, मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे ट्रेंड्स बहुत ही प्रभावशाली और अभी भी टॉप ट्रेंड्स में है। खैर मैं एंड में यही बोलना चाहूंगा कि जो सत्ता का लालच होता है वो अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अच्छे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रामचंद्र गुहा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदीज लीडरशिप मेन रीजन फॉर मिस हैंडलिंग इज मेगलोनोमैनिक। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो इसको आप सर्च कीजिएगा इस वर्ड का। उन्होंने ये कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनका जो ट्रस्ट है वो एक्सपर्ट्स पे है ही नहीं। वो अपने आप को एक एक्सपर्ट समझते हैं और जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स जैसे कि जो सेक्रेटरी या एडवाइजर्स जितने भी लोग होते हैं पीएमओ पे उन्हें उन पर कोई भरोसा नहीं और वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। यही रीजन होता है कि उनका यही डिसीजन नहीं बल्कि चाहे डीमोनेटाइजेशन देखें आप, चाहे जीएसटी देखें आप, चाहे जितनी भी चीजें देखें उसमें क्या देखने को मिलता है। समझ गए होंगे कि इस वक्त देश की कंडीशन क्या चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।